नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक पाल स्वागत करता हूं आपका राजीव अकेडमी में। जैसा कि हम लोगों ने कहा था यूपी स्पेशल का सेशन हम लोग डेली लाएंगे, तो ये 10 क्वेश्चन की श्रृंखला होगी। ये आज हमारी सेकंड क्लास है और बहुत ही जल्द लगभग एग्जाम के पहले हम लोग एक मैराथन लाएंगे, उसमें जिसमें 200 से 250 क्वेश्चन होंगे जो हमारे रिसेंटली एग्जाम आने वाले हैं। उसमें आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। जैसे हमारा यूपी पुलिस लगा हुआ है और इसके साथ हमारा आरओ लगा हुआ है, तो जिसमें यूपी के क्वेश्चन कुछ ना कुछ इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही जल्द आने वाले हैं, हो सकता है इसके बाद ले आए सेशन, और ध्यान से देखिएगा इसको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। और आज जो हमारी क्लास है वो सेकेंड क्लास है यूपी स्पेशल की। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल स्थित है। ठीक है, अगर बात करेंगे नैमिषारण्य की बात करते हैं तो नैमिषारण्य ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन पहला है जालौन, तीसरा है सीतापुर, चौथा है गोरखपुर और तीसरा गोरखपुर, चौथा हमारा बस्ती। ठीक है, अगर हम नैमिषारण्य की बात करेंगे, नैमिषारण्य भी हमारा सीतापुर में पड़ता है। ठीक है, सीतापुर में पड़ता है। और हम लोग लखनऊ से जब लगभग कितना हम लोग 70 किलोमीटर जाते हैं तो ये पड़ता है। ठीक, नैमिषारण्य लखनऊ से लगभग 70 किलोमीटर दूर लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर जिले में गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, कितना भाई, 70 किलोमीटर दूर। ठीक, लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत आता है और कहां भाई, गोमती नदी के बाएं तट पर पड़ता है। ठीक, अगर बात करते हैं तो यहां 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। ठीक, इसके अलावा यहां पर ललिता देवी मंदिर, श्री नारद मंदिर, हवन कुंड और पंचप्रयाग, व्यास गद्दी, पंच पड़ाव मंदिर, हनुमानगढ़ी, पंचपुराण स्थित है। ठीक है, अगर बात की जाए कि सबसे पहले सत्यनारायण की कथा कहां हुई थी, तो हम यही बात करेंगे, कहां, नैमिषारण्य में ही हुई थी। और भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ यही पूरा किया था। भाई देखिए, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि इस समय राम मंदिर का मुद्दा बहुत चल रहा है और प्राण प्रतिष्ठा भी इसी वर्ष हुआ है और इसी वर्ष एग्जाम भी है। तो श्री राम का अश्वमेध भी यही पूरा हुआ है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में मिल जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया को किस प्रदेश से जोड़ता है। ठीक, अगर बात करते हैं जल मार्ग संख्या 1 की हम लोग बात करेंगे, यानी 1 की बात करेंगे, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है प्रयागराज, तीसरा ऑप्शन है कानपुर और चौथा ऑप्शन हमारा मिर्जापुर है। लेकिन अगर हम लोग 1 की बात करेंगे, ठीक है, नेशनल वाटरवे की बात करें, सॉरी, अगर हम लोग नेशनल वाटरवे 1 की बात करते हैं तो ये प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है, यानी हल्दिया को प्रयागराज से जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया को प्रयागराज से जोड़ता है। यह लगभग कितना है, 1620 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो हम कितनी बताएंगे, 1620 किलोमीटर बताएंगे। यह जलमार्ग गंगा, भागीरथी और हुगली नदी तंत्र में क्या हुआ है, फैला हुआ है। अगर ये किन नदियों में फैला हुआ है, तो हम 3 नदी तंत्र की बात करेंगे, हम गंगा की बात करेंगे, हम भागीरथी की बात करेंगे, हम हुगली नदी की बात करेंगे। ठीक है, ये 3 नदियों का तंत्र है जिसमें यह विस्तार इसका फैला हुआ है। अगर इसके किनारे बसे हुए शहरों की बात करते हैं तो इसके किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं, पहला हमारा इलाहाबाद है, फिर वाराणसी है, फिर मुगल सराय है, फिर हमारा बक्सर है, आरा, ठीक, पटना की बात करेंगे, मोकामा की बात करेंगे, हम बाढ़ की बात करेंगे, हम मुंगेर की बात करेंगे, हम भागलपुर की बात करेंगे, फरक्का की बात करेंगे, कोलकाता तथा हल्दिया की बात करते हैं। ठीक है, इतने शहर इस जल मार्ग के किनारे स्थित हैं। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग भी है, कहा जाता है। इसकी लंबाई पूछे 1620 किलोमीटर। अगर नदी कौन कौन सी इसके अंतर्गत आती हैं या पूछा जाए इसका विस्तार किन नदियों में है, किन नदी तंत्र में है, तो हम बात करेंगे गंगा की बात करेंगे, भागीरथी की बात करेंगे और हुगली नदी की बात करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश के ग्रास ऑन द ईस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहां पर दे रखा है मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, कन्नौज दे रखा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ग्रास ऑन द ईस्ट की बात करेंगे तो ये ऑप्शन हमारा कन्नौज हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कन्नौज हो जाएगा, जो लगभग भारत की इत्र नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रास ऑन द ईस्ट यानी पूर्व का घास का मैदान कन्नौज शहर का नाम है। ठीक है, कन्नौज को भारत की इत्र राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यह परफ्यूम, तंबाकू आदि के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। आपसे पूछा यहां कितनी प्रकार की परफ्यूम बनाई जाती हैं, तो हम लोग बात करेंगे यहां पर लगभग 200 प्रकार की परफ्यूम बनाई जाती हैं और इनका विकास हुआ है मुगल काल से लगभग चला आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी किस शहर में स्थित है? यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है मेरठ, दूसरा है रायबरेली, तीसरा है लखनऊ, चौथा है कानपुर। अगर हम फैशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो भाई फैशन टेक्नोलॉजी जो है हमारा कहाँ है भाई? रायबरेली में है। कहाँ भैया? रायबरेली में है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक, निफ्ट रायबरेली में स्थित है और ये निफ्ट जो है 2007 केंद्र ने मेसर्स इंडिया लिमिटेड इंडस्ट्रीज यानी कि ITI लिमिटेड से पट्टे पर ली गई कितनी 11.46 एकड़ की इमारत भूमि में एक अस्थाई परिसर में काम किया गया। ठीक, अगर बात करेंगे इसको कब इसकी स्थापना की गई तो हम बात करेंगे निफ्ट की 2007 में। ठीक है, और कितने एकड़ में? 11.46 एकड़ की बात करेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालीन उद्योग स्थापित किया गया है? ठीक है, अगर हम लोग कालीन उद्योग की बात करते हैं वो भी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इसके देखिए ऑप्शन दे रखा है मिर्जापुर, अंबेडकर नगर, भदोही और कुशीनगर। अगर हम कालीन की बात करें, कालीन उद्योग की बात करेंगे, ठीक है, तो जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा भदोही जाएगा। ठीक है, भदोही जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। लिखा है, भदोही को कालीन शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक, किसको जाना जाता है? भदोही को कालीन शहर के नाम से जाना जाता है। इस जिले को 30 जून 1994 को भदोही के नाम से उत्तर प्रदेश का 64वां जिला बनाया गया। अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का 64वां जिला कौन है तो हम किसकी बात करेंगे? हम भदोही की बात करेंगे। और इसको कब बनाया गया? तो 30 जून 1994 को बनाया गया। अब मायावती ने इसका नाम संत रविदास नगर रखा। ठीक है, और पुनः 6 दिसंबर 2014 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका नाम भदोही कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि भदोही का नाम भदोही पुनः किसने किया तो हम अखिलेश जी की बात करेंगे। और पूछा जाए, क्वेश्चन पूछे कि भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर किसने किया तो हम मायावती जी की बात करेंगे। क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछेंगे और 3 प्रकार इसी में है, यानी कि नाम किसने बदला तो मायावती जी की बात करेंगे और पुनः नाम किसने स्थापित किया तो हम अखिलेश जी की बात करेंगे। और इसका 64वां जिला कब बनाया गया तो 30 जून 1994 की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 प्रकार से आएंगे, तीनों प्रकार हम लोग यहां से कर ले जाएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन लिखा है, किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र की बात करेंगे, चूंकि यूपी पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जालौन है, प्रयागराज है, सोनभद्र है, पीलीभीत है। तो अगर वन क्षेत्र की बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा सोनभद्र की ओर जाएगा भाई। ठीक है, कहां जाएगा? सोनभद्र की ओर जाएगा। चलिए, सोनभद्र जिला का वन क्षेत्र सबसे अधिक है जिसका लगभग 2544 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वन क्षेत्र कितना है
तो हम बताएंगे 2544 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र वन क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, हम लोग भदोही की बात करेंगे। ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्र भदोही का है और सबसे अधिक वन क्षेत्र सोनभद्र का है, जो कि 2544 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पान अनुसंधान केंद्र है। ठीक है भाई, हम लोग अगर पान की बात करेंगे तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमीरपुर, दूसरा ऑप्शन है महोबा, तीसरा ऑप्शन है बांदा और चौथा है ललितपुर। तो इसका जो ऑप्शन होगा भाई, इसका ऑप्शन महोबा हो जाएगा। ठीक है, अगर पान अनुसंधान की बात करेंगे तो हम ऑप्शन महोबा लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा जिले में स्थित पान अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, अगर इसके निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, पान अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे, ठीक है, तो कौन, अखिलेश यादव ने इसका निर्माण करवाया था। अगर इसकी टेम्परेचर की बात कर ले, यानी कि पान की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना चाहिए भाई, 15 से 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और अगर हम इसकी आर्द्रता की बात करते हैं तो आर्द्रता कितनी चाहिए, 40 से 80% चाहिए पान के लिए। ठीक, तो याद रखिएगा, पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी अखिलेश यादव जी ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है उत्तर प्रदेश को कितने सांस्कृतिक भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करेंगे सांस्कृतिक भागों में तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन पहला है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है हमारा 3। तो देखिए उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक भागों में हम लोग कितना बांटेंगे, तो भाई हम लोग केवल 3 भागों में ही इसको बांटते हैं। ठीक है, 3 भागों में कैसा बांटते हैं देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश को 3 सांस्कृतिक भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी एवं पूर्वी भाग की तरफ पहाड़ तथा पश्चिमी भाग के मध्य भाग में मैदान। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं इसमें कला विज्ञान, संगीत, नृत्य और मानव जीवन की उच्चतर उपलब्धियां समाहित हैं, जिन्हें सांस्कृतिक गतिविधियां कहा जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखा है पशुओं से संबंधित ददरी मेला उत्तर प्रदेश में कहां लगता है। देखिए अगर हम लोग ददरी मेला की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बलिया और सोनभद्र की बात करेंगे। ठीक है, तो भैया ददरी मेला जो है हमारा बलिया में लगता है। ठीक है, कहां लगता है भाई, बलिया में लगता है। और ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मवेशी मेला है भाई। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मवेशी मेला है और जो बलिया शहर में आयोजित होता है। अब ये कब होता है, तो इस मेले में लोग कार्तिक पूर्णिमा, यानी जो कार्तिक पूर्णिमा होती है अक्टूबर नवंबर के महीनों में होती है, और पर गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं और उसके बाद इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, यानी कार्तिक पूर्णिमा में गंगा नदी नहाने का एक अलग पुण्य मिलता है भाई, ऐसा माना जाता है। और उसको नहाने के बाद इस मेले का आरंभ किया जाता है। और इस मेले का जिक्र फाहियान तक ने अपनी पुस्तक में किया है, यानी कि ठीक है, अगर बात करेंगे कि ददरी मेले की बात करेंगे तो किस लेखक ने अपनी पुस्तक में किया है, तो फाहियान ने किया। ठीक, लिखा है हिंडाल्को नामक कंपनी किस जनपद में है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हिंडाल्को की बात करेंगे तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला लिखा है सोनभद्र, दूसरा मिर्जापुर, आगरा, कानपुर। ठीक है, अगर हिंडाल्को की बात करेंगे भाई हम लोग तो ये हमारा सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, सोनभद्र हो जाएगा। हिंडाल्को हमारा कहां स्थित है भाई, सोनभद्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में की गई। हिंडाल्को की वैश्विक पहुंच भारत के 17 विनिर्माण इकाइयों और 21 खनन कार्यों, ठीक, और 9 देशों में 33 विदेशी इकाइयों तक फैला हुआ है। ठीक, इसके चेयरमैन की बात करते हैं तो इनका चेयरमैन का नाम है कुमार मंगलम की बात करेंगे। ये कुमार मंगलम इनके चेयरमैन हैं। और कितने भारत में इसकी अगर पहुंच की बात करते हैं 17 विनिर्माण इकाइयों और 21 खनन कार्यों और 9 देशों में, ठीक।
ठीक, और 33 विदेशी इकाइयों तक इसका फैला हुआ है विस्तार। ठीक, चलिए आज क्लास यही खत्म करते हैं। बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे एक मैराथन में, जिससे पूरा यूपी कवर हो जाएगा। ठीक, चलिए नमस्कार दोस्तों।